नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको फिल्म जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड की पूरी कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। यह एक एडवेंचर, फैंटेसी और साइंस से भरी हुई फिल्म है, जिसमें रहस्यमयी द्वीप, अजीब जीव जंतु और खतरनाक परिस्थितियों का रोमांच देखने को मिलता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। फिल्म की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। शॉन कुछ पुलिस अफसरों से बचकर भाग रहा होता है। थोड़ी देर बाद शॉन पकड़ा जाता है। तब उसके पिता आते हैं और उसको उन पुलिस वालों से छुड़वाते हैं जिनका नाम हैंक होता है। शॉन हैंक को पसंद नहीं करता क्योंकि वे उसके सौतेले बाप थे। एक दिन शॉन को एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। शॉन को लगता है कि यह सिग्नल उसके दादा ने भेजा है, जिनका नाम अलेक्जेंडर होता है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी द्वीप की खोज में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। शॉन को पता चलता है कि यह सिग्नल कोई साधारण सिग्नल नहीं होता, बल्कि इसमें एक कोड छुपा हुआ होता है। शॉन इस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। तभी वहाँ पे हैंक आता है और वह कोड को डिकोड करने में शॉन की मदद करने लगता है। हैंक बहुत ही समझदार और तेज सोच वाला इंसान होता है और दोनों मिलकर उस कोड को डिकोड करते हैं। कोड डिकोड करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह सिग्नल एक खास जगह से आ रहा है और यह कोड शॉन के दादाजी ने ही भेजा है, जो इस समय सही सलामत हैं। इस सिग्नल में कुछ किताबों के नाम छुपे होते हैं और इन सभी किताबों की कहानियों में एक ही कॉमन चीज होती है, एक रहस्यमयी द्वीप। जब दोनों उन किताबों को खोलकर देखते हैं तो उन्हें उन किताब में 3 अलग अलग नक्शे मिलते हैं। हैंक उन तीनों नक्शे वाले पन्नों को फाड़कर एक साथ जोड़ता है। तब उन्हें एक रहस्यमयी द्वीप का लोकेशन मिलता है। शॉन अपने दादा को ढूंढने के लिए उस द्वीप पर जाने का फैसला करता है। हैंक पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वह दोनों पलाव आइलैंड जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है एक हेलीकॉप्टर पायलट गबैटो और उसकी खूबसूरत बेटी कल्याणी से। शॉन और हैंक उसे पैसे देकर उस रहस्यमयी जगह तक ले जाने के लिए राजी कर लेते हैं। तब चारों लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस अनजान जगह की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचते हैं, मौसम खराब होने लगता है। अचानक वे एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगता है और आखिरकार क्रैश हो जाता है। जब सभी होश में आते हैं तो वे खुद को एक अजीब और अद्भुत द्वीप पर पाते हैं। यह द्वीप बिल्कुल अलग होता है। यहाँ छोटे छोटे हाथी होते हैं, विशाल मधुमक्खी होती है और बहुत अजीब तरह के जीव जंतु होते हैं। यहाँ पर प्रकृति के नियम उल्टे काम करते हैं। छोटी चीजें बड़ी हो जाती है और बड़ी चीजें छोटी। शॉन को थोड़ी दूर पर धुआं उड़ते दिखता है, जिससे उसको लगता है कि उसके दादा वहीं पर हैं और सब उसी धुएं की ओर जाने का फैसला करते हैं। जब वे सब जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं तब उन्हें बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। ये अंडे एक बहुत बड़ी छिपकली का होता है। सब लोग बहुत ही आराम से और बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन गबैटो जिस अंडे पे होता है वह अंडा टूट जाता है और वह उस अंडे के अंदर गिर जाता है। तभी इसकी आवाज सुनकर वह छिपकली भी जाग जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। छिपकली भी उन सब का पीछा करती है। वह छिपकली उन सबको मारने ही वाली होती है। तभी पीछे से कोई उस छिपकली पर हमला कर देता है। लगातार हमले की वजह से वह छिपकली भी धराशायी हो जाती है। जिसके बाद पता चलता है कि यह हमला कोई और नहीं बल्कि शॉन के दादाजी अलेक्जेंडर ने किया था। शॉन अपने दादा को देखकर खुश हो जाता है। तब अलेक्जेंडर बताते हैं कि रात को ये जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तब अलेक्जेंडर उन सबको लेकर अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ सुख सुविधा की सभी चीजें होती हैं। शॉन अलेक्जेंडर से पूछता है कि आपने ये सब कैसे बनाया। तब अलेक्जेंडर बताता है कि मेरा नाव डूबने के बाद उसकी मदद से मैंने ये सब बनाया। जिसके बाद अलेक्जेंडर उन्हें अगली सुबह एक नई जगह पे ले जाने का बोलकर सोने चला जाता है। जब सुबह होती है तो अलेक्जेंडर उन सबको लेकर एक छुपे हुए शहर जाता है और बताता है कि कभी यहाँ इंसान रहा करते थे। अलेक्जेंडर बताते हैं कि यह शहर सिर्फ 70 सालों के लिए ऊपर आता है और बाद में यह पानी के अंदर डूब जाता है। जब शॉन वहाँ के पत्थरों को हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो अटलांटिस का गुमशुदा शहर है। तभी हैंक वहाँ के पानी को देखता है और बताता है कि यह द्वीप जल्दी ही डूबने वाली है और यहाँ से निकलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब शॉन बताता है कि उन किताब में लिखा था कि कैप्टन नीमो जब पहली बार इस आइलैंड पर आए थे तो उनके पास एक सबमरीन था। अगर हम लोग उस सबमरीन को ढूंढ ले तो सही सलामत इस द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। तब अलेक्जेंडर बताते हैं कि कैप्टन नीमो के पास एक किताब थी, शायद उस किताब में सबमरीन का पता लिखा हो। जिसके बाद अलेक्जेंडर उन सबको लेकर कैप्टन नीमो के कब्र पर जाता है। वहाँ जाकर सब देखते हैं कि कब्र के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही पतला होता है। तब कल्याणी अंदर जाने का फैसला करती है। कल्याणी कब्र के अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद उसे कैप्टन नीमो की किताब मिल जाती है। वह जैसे ही उस किताब को उठाती है पूरा कब्र गिरने लगता है। वह जैसे तैसे करके कब्र से बाहर आती है। फिर उन सबको किताब की मदद से सबमरीन का लोकेशन पता चलता है। सभी लोग मिलकर उस सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह उनसे काफी दूर होता है। तब अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी मधुमक्खियों का मदद लेता है और सभी मधुमक्खियों पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन पर कुछ बड़ी पक्षियां हमला कर देती हैं। वे सब सभी पक्षियों से बचने के लिए जंगल के बीच से जाने लगते हैं। इस बीच कल्याणी नीचे गिरने लगती है, लेकिन शॉन उसे बचा लेता है। वे सब मिलकर उन चिड़ियों को मकड़ी के जाल में फंसा देते हैं और उन सब की जान बच जाती है। लेकिन इस दौरान शॉन मधुमक्खी के ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वह चल नहीं पाता। तब सब फैसला लेते हैं कि आज रात वे वहीं पर रुकेंगे। जब सुबह होती है तो सब देखते हैं कि पानी चारों तरफ फैल चुका है। हैंक कहता है कि अब यह आइलैंड कुछ ही घंटों में डूब जाएगा, इसलिए हमें जल्दी उस सबमरीन के पास जाना होगा। लेकिन कल्याणी देखती है कि उसके पिता वहाँ नहीं होते। तब अलेक्जेंडर और कल्याणी गबैटो को ढूंढने जाते हैं और हैंक और शॉन सबमरीन के पास
जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि गबैटो ज्वालामुखी के पास होता है और वह सोने को जमीन से निकाल रहा होता है। तब वहाँ पे कल्याणी और अलेक्जेंडर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ शॉन और हैंक सबमरीन वाले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से सबमरीन समुद्र में डूबा होता है। तब वे दोनों समुद्र के नीचे कूद जाते हैं और सबमरीन को ढूंढ लेते हैं। वे दोनों उस सबमरीन को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उन पर एक बड़ी ईल मछली हमला कर देती है। हैंक और शॉन उस ईल मछली से बचने के लिए जल्दी से सबमरीन का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वह दोनों उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सालों पुरानी होने की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती। तब हैंक कहता है कि इसे स्टार्ट करने के लिए बिजली का एक जोरदार झटका चाहिए। तब हैंक एक रॉड में वायर जोड़कर उस सबमरीन से बाहर आ जाता है। जैसे ही वह ईल मछली हैंक पर हमला करने वाली होती है, वैसे हैंक उस रॉड को ईल मछली के मुंह में फेंक देता है, जिससे वह सबमरीन रिचार्ज हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर, कल्याणी और गबैटो सभी सबमरीन के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह द्वीप बहुत ही तेजी से डूबने लगती है। चारों तरफ तूफान होता है। वे सब मरने ही वाले होते हैं कि सब समुद्र में कूद जाते हैं। तभी वहाँ पर हैंक और शॉन सबमरीन लेकर आ जाते हैं और उन सबकी जान बचा लेते हैं। अब सब मिलकर उस द्वीप से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं हुआ था। उन सबके सामने एक बहुत बड़ा चट्टान आ जाता है। तब हैंक गबैटो को बोलता है कि तुम सबमरीन को चलाओ, और फिर हैंक उस चट्टान को एक मिसाइल की मदद से उड़ा देता है और फिर उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं। अब 6 महीने के बाद दिखाया जाता है कि शॉन का बर्थडे है और कल्याणी उससे मिलने आती है, जहाँ पता चलता है कि गबैटो उस सबमरीन की मदद से लोगों से पैसा कमाने लगता है। इधर शॉन और हैंक के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। तभी वहाँ पर शॉन के दादा अलेक्जेंडर भी आते हैं। वे शॉन को एक और किताब देते हैं और वह किताब होता है चांद के सफर के बारे में, और कहते हैं कि क्या तुम चांद के सफर के लिए तैयार हो। तब शॉन कहता है कि हाँ, और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।